Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. इस क्लास में हम बातें करने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन सीरीज के बारे में। हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन सीरीज, और जहां हम स्पॉटिंग एरर्स का डिस्कशन करेंगे 100 स्पॉटिंग एरर्स सेलेक्टेड ग्रामर के चैप्टर से, जिससे आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा एंड एग्जाम से पहले यू विल बी रिफाइंड कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यह है आप सबका अपना इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स डिजिटल वेंचर, जहां आपको मिलता है एआई स्टडी प्लानर एंड दैट इज पावर्ड बाय एआई, जहां आप अपना पर्सनलाइज्ड रोड मैप बना सकते हैं सक्सेस के लिए। स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज आपको मिलते हैं, वीडियो कोर्सेज, डिटेल्ड प्रैक्टिस, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट मॉड्यूल, टारगेट ट्रैकिंग। मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं 30 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 3400 प्लस क्वेश्चन मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलते हैं और डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिल जाती है। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं, गॉन आर द डेज फॉर द पीडीएफ। आपको कंप्लीट यूपीएससी सीडीएस नोट्स मिलेंगे, ओटीए के नोट्स मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश, जीएसओ, मैथ स्पेशल आपको मिल जाता है। 100% फ्री है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेली क्विज, पीडीएफ, करंट अफेयर्स एंड साथ के साथ वीकली मंथली एमसीक्यूज और डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। और सब कुछ शुरू होता है सिर्फ 99 रुपीज से। तो बात करते हैं स्पॉटिंग एरर्स में। डे 1 आज पहला दिन है और आप लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे ग्रामर को बहुत अच्छे लेवल तक ले जाने की, क्योंकि ग्रामर में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अच्छा खासा 40 क्वेश्चंस के आसपास कवर होता है सीडीएस में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। A number of travelers are avoiding to enter the fort of Bhangarh at night because it is one of the most haunted places in India. चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। हमने सेंटेंस देखा आ नंबर ऑफ के साथ में, ठीक है। सबसे पहली टर्म हम क्या समझते हैं, एक टर्म पढ़ाई जाती है हमें नाउन को लेके, टर्म क्या होती है वो समझ लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताते हैं। उसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि दो हमारी टर्म्स होती है, पहली होती है आ नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ ये एक फ्रेजेस होती है, इसके बाद प्लस करके आता है नाउन। इसके बाद जो भी नाउन आता है ये हमेशा प्लूरल होगा, और इसके बाद जो वर्ब आती है वो भी हमेशा प्लूरल ही होगी, ठीक है। साथ के साथ दूसरी एक और फ्रेज हमें पढ़नी पड़ती है, वो होती है द नंबर ऑफ प्लस। इसके बाद जो भी नाउन आता है वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। ये दोनों चीजें होती है आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। इनमें सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है आ और द के अंदर, क्योंकि आ का मतलब होता है एनी, तो वो कोई भी हो सकता है, और द का मतलब होता है डेफिनिट वन, यानी कि ग्रुप की बात करते हैं। तो आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ से आप इसको बना सकते हैं। तो आ नंबर ऑफ प्लस नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल और द नंबर ऑफ प्लस नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होगा। तो हम कह सकते हैं कि आ नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग, आ नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग, और दूसरा होगा आपका द नंबर ऑफ बॉयज इज प्लेइंग। ओके, आप ऐसे बना सकते हैं। आप आ नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग, द नंबर ऑफ बॉयज इज प्लेइंग होगा। तो अब मैं यहां देखता हूं, तो मैंने देखा सबसे पहले आ नंबर ऑफ ट्रैवलर्स लिखा हुआ है, इसके साथ आ रहेगा, बिल्कुल सही है। आर यहां किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब का, और अवॉइडिंग किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। चूंकि ये मेन वर्ब है तो आप इसको कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां होगा, ठीक है। पीपी पास्ट पार्टिसिपल भी बन सकता है, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक। उसके बाद आता है क्या करने के लिए, टू एंटर द फोर्ट, टू एंटर द फोर्ट ऑफ भानगढ़। तो अवॉइडिंग टू एंटर, अवॉइडिंग टू क्या होगा बेटा, एंटर नहीं आएगा, करेक्ट आंसर होगा ENTERING, एंटरिंग। ही इज अवॉइडिंग एंटरिंग, तो दे आर अवॉइडिंग एंटरिंग द फोर्ट ऑफ भानगढ़ एट नाइट। नाइट के साथ हमेशा एट लगाया जाता है जब वो किसकी बात करता है, जब वो इन जनरल बात कर रहा होता है। और जब आप बात करते हो पर्टिकुलर, तो आप कह सकते हो कि दे वर वॉकिंग ऑन द बीच, दे वर वॉकिंग ऑन द बीच इन द नाइट। तो आप हमेशा याद रखें कि जब भी नाइट का यूज पर्टिकुलर पर्पस के लिए होगा तो इन द का यूज किया जाएगा, और जब जनरल पर्पस के लिए होगा तब एट का यूज होगा। अब आगे देखते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड
वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल, प्लेसेस होगा, बिल्कुल सही है। कहां, इन इंडिया। इसका मतलब बाकी सारी चीजें हमने चेक की, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर क्वेश्चन का जब डिटेल्ड एनालिसिस होगा तब हमें बातें समझ आएंगी कि क्वेश्चन कैसे ब्रेक होता है। तो हर डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप क्वेश्चंस के साथ जुड़े रहें। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। एवरी वन ऑफ द पॉलिटिशियंस इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द क्लीन इंडिया कैंपेन विच वॉज स्टार्टेड बाई अ प्राइम मिनिस्टर। बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, चलो हमने देखा एवरीवन क्या है, प्रोनाउन है ऑफ द पॉलिटिशियंस, ठीक है, इज लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक, अब क्या समझना है कि एवरी वन ऑफ द पॉलिटिशियंस, एवरी वन के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा, तो प्लूरल ही लिखा गया। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, किसकी वजह से, इसकी वजह से। क्यों, क्योंकि ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन जो भी लिखा जाता है वो हमेशा किसका होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होता है। तो एवरी वन ऑफ द पॉलिटिशियंस इज लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक, अब आगे बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि टू के बाद प्लस करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, और जो इंग्लिश में एक नाउन का काम करता है। क्लियर हुआ। लेकिन कुछ केसेस में टू के बाद प्लस करके हम वर्ब के अंदर आईएनजी यानी कि जेरेंट भी लगा देते हैं, और वो वर्ब होती हैं जैसे आपने कहा लुक फॉरवर्ड टू, हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, या बी प्लस यूज टू। तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जेरेंट लगाते हैं, तो टू बी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर टू बीइंग होगा। तो आपको लिखना होगा एवरी वन ऑफ द पॉलिटिशियंस इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग द पार्ट ऑफ द क्लीन इंडिया कैंपेन व्हिच वाज स्टार्टेड बाय अ प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो आपको क्या लगाना है, ये लगाना होगा। अब इसको आप चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कौन कौन सी वर्ब होती हैं, वो मैं लिख देता हूं। हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, accustomed to, with a view to, look forward to, and be plus used to। ये सब habituated to, addicted to, accustomed to, with a view to, look forward to, and be plus used to, इन सब के साथ ऐसा हो सकता है। क्लियर हुआ। तो इन सब के साथ क्या करना है, प्लस वर्ब के अंदर क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वर्कर्स डज एंड नीड्स नॉट वर्क एनी लॉन्गर इन द सन, इन द सनलाइट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या होगा बताइए। अब क्वेश्चन वही आता है घूम के कि ये तो हमें याद आ गया कि जो आ नंबर ऑफ होता है, आ नंबर ऑफ, इसके बाद प्लस करके नाउन आता है कैसा, नाउन आता है प्लूरल, और वर्ब आती है कैसी, वो भी आती है प्लूरल। और एक होता है आपका द नंबर ऑफ, इसके बाद जो नाउन आता है वो आता है कैसा, प्लूरल, और प्लस वर्ब कैसी आती है, वो आती है सिंगुलर। ये है आ नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, द नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। ठीक है, ऐसे बनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें भी समझते हैं। तो हमने देखा द नंबर ऑफ के बाद में वर्कर्स आ रहा है जो प्लूरल है, ये डज होगा, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डज होगा। और डज के बाद में नीड्स भी सिंगुलर है, ठीक है। उसके बाद में नॉट आ गया, वर्क एनी लॉन्गर इन सनलाइट। अब इसको दोबारा से एक तरीके से और समझ के देखते हैं। यहां अगर मैं पूछूं कि डज क्या होगा, तो आप कहेंगे डज एक हेल्पिंग वर्ब होगा। एंड क्या है, कंजंक्शन है, तो ये भी एक हेल्पिंग वर्ब ही होगा। और नॉट क्या है, नेगेटिव एडवर्ब, तो वर्क क्या होगा, ये आपका मेन वर्ब होगा। तो हम एक बात को ध्यान से समझें, ये जो नीड और डेयर आपके होते हैं, एक तो होता है आपका नीड और एक होता है आपका डेयर। ये दोनों के दोनों क्या काम करते हैं, इनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इनको कहा जाता है सेमी मॉडल्स। अब ये सेमी क्यों होते हैं, क्योंकि दो काम करते हैं। एक तो ये काम करते हैं मेन वर्ब का, और एक ये काम करते हैं मान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब का, या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज का, मॉडल ऑक्सिलरीज का। ठीक है, दो काम करते हैं। ये मेन वर्ब तभी हो सकते हैं जब सेंटेंस कैसा लिखा गया हो,
जब सेंटेंस एफर्मेटिव लिखा गया हो। अगर एफर्मेटिव लिखा जाएगा तो दो तरीके से आप देख सकते हो। तो आपने कहा दे नीड टू वर्क, इन्हें काम करने की जरूरत है, ठीक है। दे नीड टू वर्क, इन्हें काम करने की जरूरत है, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। और अगर सिंगुलर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आपको लिखना होगा ही नीड्स टू वर्क, उसे काम करने की जरूरत है। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि ही कैसा है सिंगुलर, नीड्स कैसा है सिंगुलर, क्लियर हो गया। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कब होते हैं, ये होते हैं जब सेंटेंस या तो नेगेटिव लिखा गया हो या फिर इंटेरोगेटिव लिखा गया हो, क्लियर है। तो अगर एक सेंटेंस नेगेटिव लिखा जाए किसी मॉडल ऑक्सिलरी से, नीड को छोड़ देते हैं, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा ही, या एक पहले प्लूरल लिख देते हैं, हमने कहा दे मे नॉट कम हियर, ठीक है। हमने लिखा दे के साथ मे आ गया, नॉट आ गया हेल्पिंग वर्ब, कम आ गया मेन वर्ब। तो इसको आप मॉडल ऑक्सिलरी को ऐसा हेल्पिंग वर्ब मान लें और इसको आप लिख देते हैं मेन वर्ब, क्लियर हुआ। अब आपने दे का सिंगुलर लिख दिया ही, तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी तो क्या हो जाएगा, ही मेज नॉट कम हियर, क्या होगा, ही मेज नॉट कम हियर, ठीक है। तो जो मेज लिखा गया है ये कैसा हो गया बेटा, ये सिंगुलर हो गया। अगर ये सिंगुलर हो गया तो ये भी कैसा है, ये भी सिंगुलर है। लेकिन अब गड़बड़ होगी, अब आप कहोगे सर ही के साथ मेज हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आता ही नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरीज के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप ही के साथ भी कैन लिखते हो, दे के साथ भी कैन लिखते हो, सी के साथ भी कैन लिखते हो, तो इसका मतलब मेज नहीं आएगा, मे आएगा। तो नोट क्या समझ आया कि मॉडल ऑक्सिलरीज आर नॉट अफेक्टेड विद द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विद सिंगुलर हो प्लूरल हो, इट डजंट मैटर। मॉडल ऑक्सिलरीज के ऊपर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो लिखा गया ये तो बिल्कुल सही है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब से नीड्स नहीं होगा, करेक्ट आंसर नीड होगा। कोई पूछे क्यों होगा तो बता देना, ये यहाँ एज अ मॉडल ऑक्सिलरी यूज हुआ है, और जब ये मॉडल ऑक्सिलरी होगा, पता कैसे चल गया नॉट से, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और ये मॉडल ऑक्सिलरी नीड और डेयर किस में हो सकते हैं, या तो नेगेटिव सेंटेंस में हो सकते हैं या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आइए। Having reached on time, a number of hostages were released by the terrorist. बताइए क्या आंसर होगा। Having reached on time, a number of hostages were released by the terrorist. अब इसको ऐसे समझ के देखेंगे। अगर मैं एक सेंटेंस कुछ ऐसे लिख दूं कि being a rainy day, I did not go to ऑफिस, ठीक है। बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, ठीक, याद आता होगा आपको। एक पार्टिसिपल का यूज होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या यूज होता है कि जो पार्टिसिपल वर्ब होती है ना वो एक्शन वर्ड है, तो उस एक्शन वर्ड का कोई डूअर होना चाहिए, ठीक है। अगर उस एक्शन वर्ड का डूअर नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसको हम कौन सा पार्टिसिपल कहते हैं, उसको हम कहते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल। कौन सा कहते हैं, डैंगलिंग पार्टिसिपल, ठीक है, उसको हम कहते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल। तो हमने कहा बीइंग अ रेनी डे आई डिडंट गो टू ऑफिस, ठीक है। तो अब अगर आई है, ये सब्जेक्ट किसका होगा, ये सब्जेक्ट बीइंग का भी तो होगा। तो आई बीइंग अ रेनी डे, मैं तो बरसात का दिन नहीं हो सकता, तो ये हुआ डैंगलिंग पार्टिसिपल, यानी कि यहाँ जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। अब कहेंगे आप सब्जेक्ट कैसे क्लियर होता है सर, हमें भी समझो, मैं समझाता हूँ। अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा हो जाता कि बीइंग अ गुड मैन, being a good man, he helps everyone। देखो ये है being a good man, he helps everyone, अच्छा इंसान होके वो सबकी मदद करता है, ठीक है। तो being a good man, he helps everyone। तो यहां हम देख रहे हैं जो ही होगा वो इसका भी तो सब्जेक्ट है ही, तो ही being a good man, तो ये कहलाता है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल को पहचानने का तरीका बड़ा सीधा है, जो मेन सेंटेंस जो आप लिख रहे हो, जो आप मेन क्लॉज लिख रहे हो, उसका जो सब्जेक्ट होगा वही पार्टिसिपल वर्ब का भी सब्जेक्ट होगा। तो यहां सब्जेक्ट कौन है, अ नंबर ऑफ हॉस्टेजेस। अगर मैं इसको पहले रख दूं तो कुछ ऐसा समझ आया कि अ नंबर ऑफ हॉस्टेजेस हैविंग रीच्ड ऑन टाइम, कि ये हॉस्टेजेस टाइम पे पहुंच गए और इन्हें ही रिलीज कर दिया गया। तो ये तो पकड़े गए थे टाइम पे, कोई और पहुंचा होगा, कौन पहुंचा होगा। तो ऐसे केसेस में हम अपने पास से कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं,
सिर्फ इसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो आप कह सकते हो, यहाँ आप लिख दो पुलिस। आपने कहा पुलिस हैविंग रीच्ड ऑन टाइम, a number of hostages were released by the terrorist। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर किस पार्ट में होगा? आपके ए पार्ट में होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In this world is there a number of learned people who want to publish the articles in well-known journals। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा, करके बताओ बच्चे क्वेश्चन को। करिए भी क्वेश्चन का आंसर। In this world is there a number of learned people who want to publish the article in well-known journals। ठीक है, कई चीजें समझते हैं। पहले लिखा गया in this world, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, in this world ही होगा। ठीक है, is there a number of learned people, ये जो learned यहां लिखा गया ये participle adjective लिखा गया है। क्या लिखा गया? ये participle adjective, participle है, उसको एडजेक्टिव के जैसे यूज किया गया जो इस पीपल नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अब मैंने कहा हु आ गया, ठीक है, हु जो लिखा गया है ये यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन लिखा गया है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसकी बात कर रहा है? पीपल की। तो पीपल कैसा है? पीपल प्लूरल होगा, और हम सब जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उसका कभी कोई नंबर डिसाइड नहीं होता, उसके पहले जो एंटीसीडेंट लगा होगा उसी का नंबर वो कैरी कर लेता है। अब पीपल क्या है? पीपल आपका है एंटीसीडेंट। अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी। तो अगर मैं देखो एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वांट बिल्कुल सही लिखा गया। वांट के बाद हमेशा इन्फिनेटिव लगाया जाता है, तो टू पब्लिश होगा। पब्लिश व्हाट, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा द आर्टिकल्स। ठीक है, अब द आर्टिकल्स भी सही लिखा। इन ऐसा लग रहा था अब वेल नोन होना चाहिए, लेकिन इनके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो क्या? जर्नल्स प्लूरल आ गया, और जो प्लूरल आ गया तो ए नहीं लगेगा, और वेल नोन क्या बन गया? वेल नोन बन गया यहाँ फिर से एडजेक्टिव। तो ये सेंटेंस में यहाँ कोई गलती नहीं है। अब इसको जरा रिवर्स करके समझते हैं। होता ये है कि ये जो देयर वर्ड होता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो, इसको हम देयर को कहते हैं डमी प्रोनाउन। क्या कहते हैं बेटा? डमी प्रोनाउन कहते हैं। अब इसको डमी प्रोनाउन क्यों कहते हैं? आप ये समझ लो कि मैंने कहा तुम हमारे घर के डमी राजा हो, तो डमी राजा का मतलब है तुम सिर्फ राजा हो, लेकिन चलती वलती तुम्हारी कुछ नहीं है, हम जैसा चाहें वैसा तुम्हें एंटरटेन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो डमी कैसे बना? ये डमी बना ऐसे कि अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट लिखता हूं तो उसकी अपनी एक वर्ब होती है, उसका कंजुगेशन होता है। ठीक है, लेकिन देयर के साथ मैं देख रहा हूं कि मैंने लिखा देयर इज अ बॉय, मैंने लिखा देयर इज अ बॉय, तो यहाँ इज आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने जो यहाँ बॉय लिखा ये सिंगुलर है। अगर मैं दोबारा से देयर लिखता हूं THERE देयर, तो मुझे लिखना पड़ा देयर आर बॉयज। तो मैं यहां देख रहा हूं कि बॉयज प्लूरल है तो आर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ बॉय होगा और देयर आर बॉयज होगा। इट मीन्स देयर की कोई वैल्यू नहीं है, देयर एक डमी प्रोनाउन है, उसका कोई नंबर नहीं है। वो किसने डिसाइड कर लिया? बाद में लिखे नाउन ने। तो अगर मैं यहां देख पा रहा हूं अ नंबर ऑफ लर्नेड पीपल लिखा गया है, तो ये आ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है? प्लूरल, और इसके साथ वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है। तो हमने इस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। अब बच्चा सोचेगा वांट वर्ब प्लूरल लिखे से, नहीं, ये तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए वर्ब है, ये यहाँ एंटीसीडेंट है। तो भाई आ नंबर ऑफ की वर्ब कहां गई? भाई समझ आ गया कि देयर डमी प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इज नहीं आएगा। ये बेटा इंटरोगेटिव नहीं, इन्वर्जन लिखा गया है इन दिस वर्ड। ठीक है, तो लिखा गया इन दिस वर्ड आर देयर अ नंबर ऑफ लर्नेड पीपल। तो ये सेंटेंस कुछ आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। समझे? ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है बीइंग वेजिटेरियन, मोहनदास अ सेंट हु लिव्स समवेयर इन द हिमालयाज लाइक टू हैव फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। कई सारी चीजें हैं। एक तो ये याद रख लेना कि वेजिटेबल्स में ये जो वेजी है ये साइलेंट होता है, तो वेजिटेबल्स बोला जाता है, वेजिटेबल्स नहीं बोला जाता। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। एक फ्रूट का समझा देता हूं। ये जो FRUIT फ्रूट होता है ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, और इसके दो मतलब होते हैं फ्रूट के। पहला समझ लो, फ्रूट का मतलब एक आप समझोगे कि जैसे एक फल हो गया, मतलब एक फल ही लिख देता हूं हिंदी में, समझ पाओगे। एक फल हो गया, ठीक है, मान लेते हैं एक एप्पल है, एक ऑरेंज है। ठीक है, अब बात आती है FRUIT का मतलब क्या होता है। दोबारा से लिखते हैं, इसका मतलब हो जाता है मतलब मैनी फ्रूट। मतलब इसको मैं ऐसे समझा देता हूं, मैं बात कर रहा हूं कई फलों की, कई फलों की मैं बात कर रहा हूं। अब कई फलों की बात कैसे कर रहा हूं ये समझ लेंगे। कई फलों में या तो सारे के सारे ऑरेंजेस होने चाहिए,
या फिर सारे के सारे एप्पल्स होने चाहिए, और लगा लेना, दोनों ना मिल जाए। यानी कि अगर आपके पास फलों की बात आप कर रहे हो तो ऑरेंजेस की बात करो, एप्पल्स की बात करो, तब ये फ्रूट रहता है। लेकिन जब आप इसका प्लूरल बना लेते हो FRUITS, फ्रूट्स, ठीक है, तब आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो कि हम बात कर रहे हैं ऑरेंजेस की, हम बात कर रहे हैं एप्पल्स की, तब हम सबकी बात करने लग जाते हैं। ऑरेंजेस भी होगा और एप्पल्स भी होगा। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब हैव फ्रूट यहाँ बिल्कुल सही लिखा गया है। हमें नहीं पता है अलग अलग बात करें सेम बात करें, लाइक्स टू हैव फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होगा। ठीक है, चलिए, वेजिटेबल एक काउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल वेजिटेबल्स ही लिखा जाता है। अब मैंने यहाँ देखा कि आ सेंट के बाद हु लिखा है, हु आपका क्या होगा, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। आ सेंट कौन होगा, ये आपका एंटीसीडेंट होगा। एंटीसीडेंट कैसा लिखा गया है, सिंगुलर लिखा गया है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर है, वो सिंगुलर ही लिखी गई, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ देखना शुरू किया बीइंग से। अब बीइंग जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। भाई सारी चीजें देखनी है ना, कहीं से भी देख लो। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब ये बताओ इसका डूअर कौन है, इसका डूअर मोहनदास है। तो मोहनदास बीइंग वेजिटेरियन, ये तो सही है। लेकिन एक बात बताओ, कौन सी बात सही है, ही इज बॉय या ही इज अ बॉय? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये गलत है, ये सही है। कैसे करेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल एन आता ही है। तो बीइंग अ वेजिटेरियन होगा यहां। बीइंग अ वेजिटेरियन, मोहनदास अ सेंट हु लिव्स समवेयर इन द हिमालयाज लाइक्स टू हैव फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉलेज आई वुड हैव रिजॉल्व्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। क्या आंसर होगा, करिए। देखो कंडीशन होती है जिससे हम कहते हैं इमेजिनरी कंडीशन। इसमें क्या होता है कि जो इफ क्लॉज होती है, इफ क्लॉज, वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर्ड से लिखी जाती है। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट होता है, जो भी इसका रिजल्ट होता है, उसमें हम वुड के साथ प्लस करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये जो भी होता है पूरी तरीके से इमेजिनरी होता है। जैसे आपने सेंटेंस कहा, इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, आई वुड बाई अ पैलेस, तो मैं एक महल खरीद लेता। ठीक है, तो आई वुड बाई अ पैलेस होगा। तो इफ आई वर रिच, इसका मतलब इमेजिनरी सेंटेंस है। ऐसी डिजायर कैसी है, जो अनफुलफिल्ड होती है। ठीक है, अनफुलफिल्ड होती है, उस डिजायर के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इफ आई वर द प्रेसिडेंट, अनफुलफिल्ड डिजायर होगा, तो वुड हैव रिजॉल्व नहीं होगा, सिर्फ वुड RESOLV रिजॉल्व होगा। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो जब हैव हटा देंगे तो रिजॉल्व भी हट जाएगा, वुड रिजॉल्व आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, they will have successfully completed the project before the director will ask them to do so. They will have successfully completed the project before the director will ask them to do so. तो हमने क्या लिखा बेटा, they will have successfully completed the project before the director will ask them to do so. अब they के साथ will have आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सक्सेसफुली यहाँ क्या लिखा गया, एडवर्ब यहाँ हो सकता है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो दे विल हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, सही है, कंप्लीटेड वर्ब है, क्या कर दिया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है। बिफोर का काम क्या होता है, बिफोर है यहाँ पर कंजंक्शन। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ दो क्लॉजेस हैं, यहां से यहां तक मेरी कौन सी क्लॉज है, यहां से यहां तक मेरी प्रिंसिपल क्लॉज है, और यहां से यहां तक जो मैं देख रहा हूं
ये मेरी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज है। अब दोनों क्लॉजेस को यदि मैं देखता हूं तो किसकी बात कर रही है, ये टाइम की बात कर रही है, ठीक है, टाइम की बात कर रही है। और हम सबको पता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जब टाइम की बात करती है तो उसमें कभी भी फ्यूचर नहीं लगाते। रटाने वाली बात ये हो जाती है कि मानो कंजंक्शन है आपका बिफोर, कंजंक्शन है आपका व्हेन, कंजंक्शन है आपका एज सून एज, ये टाइम के कंजंक्शंस होते हैं। बस मैं इनकी बात कर रहा हूं, कंडीशनल की बात नहीं कर रहा हूं। इनके साथ प्लस करके हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया जाता है, तो विल नहीं आएगा। अब डायरेक्टर कैसा है, डायरेक्टर लिखा गया सिंगुलर, तो आस्क भी तो नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, एस्क होगा, आपको ऐसे लिखना होगा। तो बिफोर द डायरेक्टर एस्क देम टू डू सो, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो भाई जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यू विल गेट अ प्रॉपर सीरीज, आपको पूरी की पूरी सीरीज मिलेगी। खूब क्वेश्चंस बनाओ और इनको सॉल्व करते जाओ। आपने कहा शिखर गॉट सीवियर क्रैम्प्स बिफोर इनिंग्स, द इलेक्ट्रोथेरेपिस्ट एडवाइज्ड हिम दैट ही शुड ले इन बेड फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, समझाते हैं। पहली बात तो ये जो वर्ड मुझे सामने सामने दिखाई देता है मैं इसको समझा देता हूँ। ADVICE एक वर्ड होता है और एक वर्ड होता है ADVISE। ठीक है, ये जो CE वाला होता है ये हमेशा नाउन होता है और S वाला हमेशा वर्ब होता है। तो आप ये कह सकते हो दे गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो आप पीस ऑफ एडवाइस लिखेंगे या फिर एडवाइस लिखेंगे। और दे एडवाइज मी, वो मुझे सलाह देते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा शिखर गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है व्हाट सीवियर क्रैम्प्स आ गए कब, बिफोर इनिंग्स द इलेक्ट्रोथेरेपिस्ट एडवाइज्ड हिम दैट ही शुड ले इन बेड। अब कुछ और चीजें समझते हैं। एक वर्ब है LIE लाई, इसकी सेकंड फॉर्म होती है LIED और इसकी थर्ड फॉर्म होती है LIED, जिसका मतलब होता है फॉल्स स्टेटमेंट। क्या होता है बेटा, क्या होता है, लाई, लाइड, लाइड, क्या मतलब होता है, फॉल्स स्टेटमेंट यानी कि झूठ बोल जाना। ठीक है, फिर आपका वर्ड होता है बच्चों लाई, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले और थर्ड फॉर्म होती है लेन। इसका मतलब होता है लेटना, आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो पड़े रहना। जब आप कुछ नहीं करते, बेड पे हॉरिजॉन्टल आप ऐसे पड़े हुए हो। ठीक है, फिर आप कहते हो एक वर्ब होती है ले, लेड और लेड। इसका मतलब होता है या तो किसी ऑब्जेक्ट को रख देना या फिर जैसे बच्चे को लिटाना होता है लिटाना, ऐसा मतलब होता है। ठीक है, दोनों में बात क्या है, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब आप हमेशा देखेंगे, इसके बाद हमेशा प्रपोजिशन लगी होगी, और ये जो होगी ट्रांजिटिव वर्ब इसके बाद नहीं लगी होगी। अब ये जो शुड लिखा गया इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो क्लियर है, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास लाई, लाई, ले। ठीक है, झूठ बोलने की बात नहीं हो रही है, ये हटा देते हैं पहले। लाई माने लेटना होता है, ले माने लिटाना होता है। और दूसरी बात मैंने कहा ये इंट्रांजिटिव है तो उसके बाद प्रपोजिशन आएगी, तो देखो लिखी गई है, तो ले नहीं आएगा, करेक्ट आंसर लाई होगा, लाई इन बेड होगा। ठीक है, चलिए आंसर किस पार्ट में हो गया, सी पार्ट में, बड़ा सीधा क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट आइए। Our chief minister lay the foundation stone for a new district institute of education and training diet in East Delhi's Shahadra। इसको भी ऐसे ब्रेक करते हैं, कैसे, अब हमने ले लिखा है तो पहले लिख लेते हैं एक बार, फिर लाई होगा, अब आप एक बार फिर लिखेंगे तो याद ही हो जाएगा, लाइट होगा और ये आपका लाइट होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमने फिर से कहा ये होगा फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फिर क्या होगा आपका मतलब लाई होगा, ले होगा और लेन होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, ले होगा, लेड होगा और लेड होगा। मुर्गी अंडे देती है, ये वाला ले यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो होगा ले लेन, इसका मतलब हमने सीख लिया लेटना होगा, पुट वंस बॉडी इन हॉरिजॉन्टल कंडीशन, और इसका मतलब लिटाना हो सकता है, या तो किसी बच्चे को लिटा दिया या फिर आप कह सकते हो रखना हो सकता है, तो स्टिक रख दी वहां पे। ठीक है, तो आर चीफ मिनिस्टर ले,
अब ये जो है ये क्या क्या हो सकती है, ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो इसमें एस और ईएस लगा होता, इससे हमें समझ आ गया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो ये तीनों होती हैं, ये तीनों होती हैं तो ये वाली यूज करी हमने। इसका मतलब होता है लेटना होता है। क्या वो लेट गए? नहीं, उन्होंने फाउंडेशन रख दी, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो आप कह दो कि क्या करेक्ट आंसर होगा, आप लिखो LAYS, लेज लिखो, ठीक है। क्या लिखेंगे? आवर चीफ मिनिस्टर लेज द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। या तो आप ये वाला लिखो, या फिर आप कह सकते हो कि अगर हम कहें कि लेटना तो लेटना होगा नहीं, ठीक है, तो ये करेक्ट इसका आंसर होगा। या फिर आप अगर इसके सेकंड फॉर्म लगाना चाहते हो तो आप इसमें लेड लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस मुझे पास्ट में बनाना है तो आप लेड लगाओ, प्रेजेंट में बनाना है तो आप लेज लगाओ, ठीक। तो अगर आपको ऐसे ही ट्रिकी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझने हैं तो हमें फॉलो करते रहें। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और ये पूरी सीरीज चलेगी, ठीक है, ये पूरी सीरीज चलेगी। यू विल गेट सम क्वेश्चंस डेली, और ढंग से पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें जरूर फॉलो करते चले जाएं। वीडियोस को लाइक कर दें, बाकी सारे स्टूडेंट के साथ शेयर करें जिन्हें बहुत बेहतरीन कंटेंट पढ़ने की आदत है। डिजिटल बेंचर्स, इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस। ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप जब चाहें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।